गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बेटा जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को अपलोड किया था उसमें मैंने बात की थी आप लोगों से कि हम कुछ चैप्टर वाइज अगली वीडियोस अपलोड करेंगे और मैं 2-3 दिन से वीडियो अपनी अपलोड भी नहीं कर पा रहा था। उसका रीज़न मैंने बच्चों को बता दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डाल दिया था कि थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी मेरी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो आज कंटिन्यू कर रहा हूँ आपकी वीडियोज़, जहाँ से भी शुरू करते हैं फिर आपका चैप्टर भी शुरू कर दूंगा मैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले बेटा 2-4 बातें डिस्कस करनी थी मुझे आप लोगों से। पहली बात तो ये कि मैंने व्हाट्सएप का जो कोचिंग वाला जो ग्रुप था वहाँ पर एक शीट अपलोड करी थी फ्रेजल वर्ब को लेकर, तो उसमें जो मैंने मीनिंग्स सेंड किए थे आप लोगों को, वो मीनिंग्स इंग्लिश में थे। कुछ बच्चों को सजेशन आया था कि सर वो मीनिंग जो है आप लोग कि आप सर जो मीनिंग आ रहा है वो हिंदी में उड़ देना। तो बेटा पहली बात तो ये कि आप लोग कह रहे हो कि सर हिंदी में मीनिंग दे देना, तो मैं हिंदी में मीनिंग उसमें लिखकर जरूर आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप लोग कोशिश करो उसको इंग्लिश में समझने की। और उसमें एक शीट और अपलोड करी जाएगी, वो रिलेट होगी उन फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस को लेकर। जैसे कि जो शीट मैंने आप लोगों को दी थी वो थी रन से लेकर, रन वर्ब्स के जितने फ्रेजल वर्ब बन रहे थे उनको लेकर। तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी कि आपको एक शीट और मिल जाए जिसमें रन के लेकर, रन के फ्रेजल वर्ब को लेकर ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलिए बेटा आज का टॉपिक शुरू करते हैं आप फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो आज जो आप लोगों का टॉपिक बेटा आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस वो होगा आपका बाय और टिल। बाय और टिल, तो पहले 2-4 बातें यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। सर बाय और टिल में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, फिर आगे चलकर बात करेंगे कि सर कहां पर किसका यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि सर बाय जो होता है ये तो हमारा होता है सिर्फ क्या होता है भैया, बाय होता है सिर्फ एक प्रेपोजिशन। लेकिन अगर बात टिल की हो, देखो साथ साथ बोलते हुए चलना, ऐसा नहीं कि मैं सामने नहीं हूँ, क्लास में नहीं हूँ तो आप उसको बोलना छोड़ दे बातों को, साथ साथ बोलते हुए चलना तो अच्छे ध्यान रहेगा कि बाई क्या होता है भैया हमारा, बाई होता है सिर्फ एक प्रेपोजिशन। लेकिन अगर बात हम लोग करते हैं किसकी, टिल की, तो टिल जो होता है सर, टिल हमारे 2 तरीके से इंग्लिश ग्रामर हम यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेपोजिशन, और टिल का एक फंक्शन और होता है बेटा इंग्लिश में, विच वन, जिसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। तो सीधी सी बात है, पहली बात तो ये कि बाय जो होता है ये सिर्फ एक प्रेपोजिशन के तौर पर काम करता है, जबकि टिल जो होता है सर, टिल हमारा एक प्रेपोजिशन के तौर पर भी काम कर सकता है और टिल हमारा कंजंक्शन के तौर पर भी काम कर सकता है। हालांकि अभी हम इस पॉइंट की बात नहीं करेंगे कि कंजंक्शन कब बनता है कब नहीं बनता है, कुछ आगे की बात है, आगे कभी टाइम मिला मतलब मौका मिलेगा तो फिर इसको डिस्कस तब कर लेंगे। अभी समझना ये है कि जब ये बाय भी प्रेपोजिशन होता है और टिल भी प्रेपोजिशन होता है तो तब इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, कहां पर हम लोग बाय का यूज करते हैं और कहां पर हम लोग टिल का यूज करते हैं। तो अभी 2-4 सिमिलरिटीज हो रहे हैं और समझते हैं कि सर बाय भी हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है और टिल भी हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, हालांकि बाय का भी 2 फंक्शन और बनेंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग आज के वीडियो में। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होने का मतलब ये है कि सर बाय का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो भी कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन बनता है, टिल का जो ऑब्जेक्ट बनेगा टिल भी आपका कोई ना कोई जो ऑब्जेक्ट लेगा वो भी कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन होता है। जैसे कि अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को कि वी शैल कंप्लीट दिस वर्क डैश Sunday and we shall continue this work dash दो स्टेटमेंट्स है बेटा कि we shall complete this work dash Sunday and we shall continue this work dash Sunday। अब आपको इसमें इमेजिन करना है, सोचना है कि सर कहां पर तो वी आर गोइंग टू यूज बाय, कहां पर हम लोग यूज करेंगे टिल का। अब अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर पाएंगे तो सर यहां पर जब बाय आए टिल आया, यहां पर बाय आए टिल आया, वो बाद की बात है, लेकिन यहां इनका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है बेटा, संडे। और संडे क्या होता है सर हमारा, टाइम होता है, जो कि मैं आपसे पहले बोल चुका, सर बाय का ऑब्जेक्ट अगर बनेगा तो कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन बनेगा, टिल का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन बनता है। अच्छा एक चीज और समझना आप लोगों को, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि सर हम लोगों को थोड़ा हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए, हमें हिंदी में ज्यादा अच्छी समझ आता है, तो भैया हिंदी में भी समझ है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं
कि जब ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बनते हैं ना तो दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही होता है, दैट इज द कि वी शैल कंप्लीट दिस वर्क डैश संडे, कि हम संडे तक इस काम को पूरा कर देंगे, एंड वी शैल कंटिन्यू दिस वर्क डैश संडे, कि हम संडे तक इस काम को जारी रखेंगे। तो सेंस तो दोनों जगह पर तक का है। अब तक का आने का मतलब ये हुआ कि सर हिंदी के बेस पर हम लोग इंग्लिश को और सीखना चाहेंगे तो भैया कैसे सेंस लगाएंगे बताइए, कि हम संडे तक काम कंप्लीट करेंगे, हम संडे तक काम कंटिन्यू करेंगे, तो फिर सर सेंस कैसे पता चलेगा? पता कहां से चलेगा कि कहां पर बाय लगाना है, कहां पर टिल लगाना है। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूं कि इंग्लिश को सीखते समय हिंदी मीनिंग्स को अवॉइड करो। इंग्लिश सीखने तो वो इंग्लिश के थ्रू ही सीखा करो। चलिए अब समझ, जब आप लोग लिखते हो ना बाय प्लस टाइम तो ये होता है आंसर ऑफ है, और जब आप लोग लिखते हो टिल प्लस टाइम तो ये होता है आंसर ऑफ हाउ। कि बाई प्लस टाइम जो होता है बेटा इट इज कॉल्ड आंसर ऑफ व्हेन, और टिल प्लस टाइम जो होता है आंसर ऑफ हाउ लोंग। मतलब क्या होगा बात का? व्हेन का मतलब कि कब, बाई के साथ टाइम एक्सप्रेशन लिखा है तो वो आपको आंसर देगा भैया किसका, कब का। और टिल प्लस टाइम लिखा होगा, टिल प्लस टाइम आंसर देता है आपको सर हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब कितना लंबा, कि कोई भी काम अगर आप लोग करने जा रहे हो या कुछ भी अगर आप लोग कर रहे हो तो वो काम कितना लंबा चलने वाला है, उस काम को आप लोग कितनी देर तक कंटिन्यू करने जा रहे हो, उसके लिए यूज टिल। और जब आपको सीधा सीधा कब का आंसर चाहिए होता है, कब मतलब सीधा सीधा व्हेन का आंसर चाहिए होता है, तब हम लोग यूज करते हैं भैया किसका, बाय प्लस टाइम। जैसे कि वी शैल कंप्लीट दिस वर्क डैश संडे, कि हम संडे तक इस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो हम काम को पूरा कर देंगे कब, हम काम को पूरा कर देंगे या हम काम को खत्म कर देंगे, लेकिन खत्म कब करना है, संडे को। सर ये संडे जो है ना अभी कितनी देर तक का आंसर नहीं है, इट इज द आंसर ऑफ व्हेन, कि आप काम खत्म तो करोगे सर, लेकिन काम आप खत्म कब करोगे। तो बेटा कब का जब आंसर आएगा तो आएगा बाय। अब आता है सेकंड स्टेटमेंट पर कि वी शैल कंटिन्यू दिस वर्क डे संडे, कि हम इस काम को संडे तक जारी रखेंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आज ट्यूसडे, अब मैंने आपसे बोला कि सर हम इस काम को संडे तक कंटिन्यू रखना है, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये काम कितने लंबा चलेगा, कितने दिनों तक काम चलेगा सर? 5 दिनों तक चलेगा। तो अब आपको कब का आंसर नहीं पता चाहिए, हम काम को जारी रखेंगे, हम काम को करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे सर? संडे तक। तो अब आपको आंसर चाहिए हाउ लॉन्ग का, कि हम काम करेंगे कितनी देर तक करेंगे, कब तक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टिल का। देखिए अब इसी को समझने के लिए ना दो बातें हम लोग और क्लियरली समझ लेते हैं, जहां से थोड़ा आसान हो जाती है चीजें। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर बाय प्लस टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं पॉइंट का, कि जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, हम शायद लिखेगा नहीं, कि बाय प्लस टाइम जो होता है इसका हम लोग लगाते हैं इसके पहले, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, और टिल प्लस टाइम का यूज करते हैं ड्यूरेशन के पहले। जैसे कि बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपसे बताया था कि सर जो हमारा टाइम एक्सप्रेशन होता है, टाइम होता है हमारा, वो दो ही तरीके का होता है। टाइम या तो हम लोग यूज करते हैं पॉइंट्स में, या टाइम हम लोग यूज करते हैं ड्यूरेशन में। तो बात कि सर जो पॉइंट के टाइम होते हैं उनके पहले लगाते हैं बाय, जो ड्यूरेशन का टाइम होता है उसके पहले लगाते हैं टिल। एक तरीका ये भी बात को समझने का है, लेकिन फिर कुछ चीज में कंफ्यूजन हो जाते हैं। जैसे कि संडे को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सर संडे तो पॉइंट ऑफ टाइम आपने यहाँ पर टिल पे लगा दिया। तो बेटा इन सब कंफ्यूजन से बचने के लिए ना आप लोग इसको ध्यान रखना कि बाय प्लस टाइम आंसर ऑफ व्हेन, कब का आंसर आपको लिखना है तो आप लोग टाइम के पहले लगाते हैं बाय। और अगर आपको हाउ लॉन्ग, कोई काम कितना लंबा चलने वाला है, अगर उसकी बात चल रही है तो उसके लिए लगाते हैं हम टिल प्लस टाइम। जैसे दो चार एग्जांपल्स और समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ऐसे बोलते हैं वी शैल फिनिश this work that is next week and we shall finish this work
नेक्स्ट वीक एंड वी शैल फिनिश दिस वर्क डैश द नेक्स्ट वीक। अब जिन बच्चों ने बेटा ऑफलाइन लेक्चर्स लिए हैं, कोई किसी बैच में अटेंड कराया आप लोगों ने, तो आई थिंक ऑलमोस्ट बैचेस लगभग सभी बैचेस में मैंने पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट वीक में डिफरेंस क्या होता है। जो लोग नहीं जानते बेटा उनको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, जो लोग जानते हैं उनका रिवाइज। जैसे कि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ईयर और द नेक्स्ट ईयर। अब हिंदी में नेक्स्ट ईयर या द नेक्स्ट ईयर दोनों का मतलब एक ही होता है कि आने वाला साल, नेक्स्ट ईयर का होगा तब भी आने वाला साल, द नेक्स्ट ईयर का होगा तब भी आने वाला साल। लेकिन बेटा ये जो आने वाला साल हम लोग बोले हैं, अगला साल जो हम लोग बोलते हैं, तो इस बात पर आप लोग समझना चाहोगे सर इस बात के दो मीनिंग होते हैं हिंदी में। अगर हम कहते हैं अगला साल तो इसके दो मीनिंग होते हैं। अब दो मीनिंग क्या क्या होते हैं वो समझते हैं। पहला मीनिंग तो सर यही पॉसिबल है कि जैसे आपने कहा अगला साल, तो सर जैसे 2020 चल रहा है, 2020 का मतलब 2021 कि 1 जनवरी 2021 हमारा नेक्स्ट ईयर अगला साल है। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आज से लेकर, जैसे शायद 4th या 5th है, 4th 5th जो भी डेट होगी, आज से लेकर अगले अगर 365 दिनों को जोड़ा जाए कि सर 5 मई 2020 से 5 मई 2021 का भी तो बेटा एक ही साल बनना है। कहने का मतलब ये है मेरे कि अगला साल एक तो 1 जनवरी 2020 को 21 हो जाएगा हमारा। दूसरा मतलब एक और भी हो जाएगा कि आज से लेकर अगले 365 दिन जो होते हैं उनके लिए भी हम लोग अगला साल यूज करते हैं। जैसे कि ये नेक्स्ट ईयर जो लिखा हुआ है इसका मतलब निकलता है 2021 और ये जो द नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है इसका मतलब निकलता है नेक्स्ट 635 डेज। ऐसे ही अब ये नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट डे, तो सर नेक्स्ट डे अगला दिन मतलब वेडनेसडे, एक तो सीधे सीधे मीनिंग ये मिल जाता है। और अगले दिन का मतलब क्या होता है? अगले दिन का मतलब 24 घंटे तो होता है कि 24 घंटे जब हो जाएंगे तो हम लोग अगले दिन का ही बात कर लेते हैं। तो वही बात बेटा यहाँ पर है कि नेक्स्ट डे जो हुआ ये तो हो जाएगा आप लोगों का वेडनेसडे, और ये द नेक्स्ट डे जो होता है ये होता है आपका अगले 24 आवर्स। जैसे अब आप लोग रिकॉल करना है, इसको डिफरेंस बताइएगा। मैं कहता हूँ लास्ट मंथ, और फिर मैं आपसे कहता हूं द लास्ट मंथ, कि सर लास्ट मंथ और द लास्ट मंथ। तो सर लास्ट मंथ द लास्ट मंथ हिंदी में तो दोनों बातों एक ही है, पिछला महीना। अब पिछला महीने का मतलब ये हुआ कि सर एक तो सर अब हमारा मई चल रहा है, मई चल रहा है तो मई के साथ पिछला महीना एक तो हो सकता है हमारा अप्रैल, अप्रैल को पिछला महीना कह सकते हैं। या आज से लेकर अगर मैं पिछले 30 दिनों की बात करता हूं तो सर जैसे 5 अप्रैल 2020 से लेकर 5 अप्रैल 2021, सॉरी 5 मई 2021 तक का भी तो एक महीना बना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लास्ट मंथ लिखा हुआ है सर ये तो हो जाएगा आपका एक महीना, और ये द लास्ट मंथ जो लिखा हुआ है सर ये हो जाएगा आपका लास्ट 30। चलिए बताओ, अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई है लास्ट मंथ और द लास्ट मंथ वाली जो हम लोग बात डिस्कस कर रहे थे, तो अब आता है क्वेश्चन पर वापस कि वी शैल फिनिश दिस वर्क नेक्स्ट वीक एंड वी शैल फिनिश दिस वर्क द नेक्स्ट वीक। अब बेटा ये जो नेक्स्ट वीक है अगर आप लोग यहाँ से सेंस लगाओगे तो सर ये जो खाली नेक्स्ट लिखा हुआ है, लास्ट लिखा हुआ है विदाउट द, ये जो टाइम बनता रहता है बेटा, वेडनेसडे आया, अप्रैल आया या 2021 आया। आई होप आप सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ ईयर्स, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स जो होते हैं बेटा ये होते हैं हमारे पॉइंट ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ये होती है। ठीक है, तो सर नेक्स्ट वीक आपका पॉइंट बनकर आएगा। तो बेटा पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग टाइम एक्सप्रेशन के पहले किसी यूज कर रहे हैं बाई, तो यहां तो आपका आंसर हो जाएगा बाई। अब आते हैं इस पर द नेक्स्ट वीक पर। तो बेटा जब आप लोग नेक्स्ट के पहले द का यूज कर रहे थे, लास्ट के पहले आप लोग द का यूज कर रहे थे, तो ये जो टाइम निकल कर आ रहा है नेक्स्ट 35 डेज, 365 डेज या 30 डेज, ये कौन सा टाइम बन रहा है सर? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? तो
तो ये तो हो गया बेटा अपना आंसर। तो बाय और टिल का बेसिक डिफरेंस यही होता है कि बाय का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के पहले, टिल का यूज ड्यूरेशन के पहले, एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बाय जो होता है सर ये आंसर ऑफ व्हेन होता है, और टिल जो होता है सर ये होता है आंसर ऑफ हाउ लॉन्ग। अब सीधी सी बात है, सभी लोग जानते हैं, दिमाग आप सोच से लगा भी पाएंगे बेटा। तो नेक्स्ट वीक व्हेन का आंसर बनेगा क्योंकि पॉइंट बन रहा है। द नेक्स्ट वीक ड्यूरेशन बनता है तो आंसर बनेगा हाउ लॉन्ग पे डिटेल। किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान आपको ये बात जरूर रखनी है कि सर बाय का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के पहले होता है और टिल का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के पहले होता है। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई हो। तो अब आते हैं थोड़ा आगे, दो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, देखिए। He has been living here dash last year or he has been living here dash the last year. He has been living here last year और he has been living here dash the last year। मतलब क्या बात बेटा, उस बात को समझते हो आप। अब इस यहाँ पर आपको आंसर एक्चुअल में करने हैं, बाय और टिल के नहीं है। आप लोग सेंटेंस को देखकर समझ गए होंगे मैं आपसे क्या फील करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, चाह रहा हूँ मैं आपसे क्या यहाँ पर क्या आंसर करें। आपको यहाँ पर आंसर करना है सेंस ऑफ फोर। बेटा ये एक बात समझ लीजिएगा मेरी, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। ये जो वीडियो मैंने बनाया है ना, ये वीडियो मैंने ये सोचकर बनाया है कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मोस्टली बच्चे वो जो मुझसे ऑफलाइन बैचेस में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं ऑफलाइन बैचेस में, तो उन्हें मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया ऑलमोस्ट सभी बैचेस में। तभी मैं एक क्वेश्चन दोबारा आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। बाकी जो जैसे मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था मॉडल वर्क का, आज मैं एक वीडियो शूट और करूंगा इसके बाद भी, वो शायद आज रात को अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सिंस ऑफ फोर आपको फिल करना है। यहाँ पर he has been living here dash last year और he has been living here dash the last year। आप में से कई बच्चे जानते हैं रूल बनाया हुआ है कुछ लोगों ने कि सर रूल होता है ये कि 4 प्लस द प्लस लास्ट या प्रीवियस प्लस टाइम और सिंस प्लस लास्ट प्रीवियस प्लस टाइम। ऐसा कुछ रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने रूल्स वगैरह पढ़ लिए तो कि 4 प्लस लास्ट प्रीवियस के पहले अगर दा लिखा हुआ है तो 4 लगाना है, लास्ट प्रीवियस के पहले दा लिखा हुआ है तो सिंस लगाना है। ये रूल बताया जाता है। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करना बेटा, अगर मैं लास्ट ईयर कहता हूँ, अगर यहाँ पर ये लास्ट ईयर कहा जा रहा है तो जो बात हम लोग इधर से करते हुए आ रहे हैं उस बात को समझो। जिस तरीके से लास्ट मंथ का मतलब अप्रैल था, तो लास्ट ईयर का मतलब क्या होगा, पिछला साल कौन सा, 2019। दा लास्ट ईयर लिखा हुआ है, अगर दा लिखा हुआ तो ड्यूरेशन बनेगा। ड्यूरेशन बनने का मतलब लास्ट 365 डेज। अब आप यहाँ पर लास्ट ईयर लास्ट समझ के आप समझिए 2019 लिखा हुआ है। आप यहाँ पर द लास्ट ईयर समझ के मत करना, आपको यहाँ पर आंसर दीजिए लास्ट 365 डेज लिखा हुआ है। तो आई थिंक अब आपके आंसर क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ 2019 दिमाग में आंसर आ गया सर, टाइम ऑफ कैलेंडर है, टाइम ऑफ कैलेंडर मतलब पॉइंट बनेगा, पॉइंट बनेगा तो आ जाएगा सिंस 365 डेज ड्यूरेशन बन जाएगा सर। तो इसके पहले अगर आंसर करना होता तो हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, 4 लगाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इन जो मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, अगर आप लोग इनके बीच का डिफरेंस क्लियरली समझ गए होंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको इस रूल की रिक्वायरमेंट है। और जैसा मैं आप लोगों से बोलता भी आया हूँ बेटा कि अगर रूल पढ़ने हैं तो फिर इंग्लिश एक हद तक इससे समझ में आती है, फिर उसके आगे समझ में नहीं आती है। ठीक है ना, तो रूल्स को छोड़िए, आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, क्यों का उनका आंसर ढूंढिए वाई का, तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए इतना ही है। बाकी एक वीडियो में और शूट करूंगा अभी इसमें तुरंत बाद मॉडल वर्क को लेकर, वो वीडियो मैं आज रात को अपलोड कर दूंगा। ठीक है।